Okay, let's begin. So, discounted cash flow में I said there are three parts. अपने first वाला part अभी तक complete नहीं किए हैं. NPV IRR is being discussed for the last 2 days. Okay, 2 classes. Last वाले point में थे IRR का, which was conflict between NPV and IRR. उसमें first point था for a single project there can never be conflict between NPV and IRR. अगर NPV पॉजिटिव आएगा तो IRR क्या आएगा? अगर NPV पॉजिटिव आएगा तो IRR क्या आएगा? ग्रेटर देन KC. अगर NPV नेगेटिव आएगा तो IRR क्या आएगा? लेस देन KC. अगर NPV 0 आएगा तो IRR इक्वल टू KC. ठीक है ना? 4 के अंदर बुलेट वाइज चालू हुआ था क्या? 4th पॉइंट के अंदर बुलेट वाइज चालू हुआ था क्या? या ठीक है. तो सेकेंड बुलेट फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. हाँ, सेकेंड बुलेट फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स. फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स comma there may be conflict. For two mutually exclusive projects, comma there may be conflict between NPV and IRR. There may be conflict between NPV and IRR. There may be conflict between NPV and IRR. Dash. पैरा चेंज लिखना है. रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट. रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट लिख देना. डिफरेंस इन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन. डिफरेंस इन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन. ये लास्ट क्लास की है. डिफरेंस इन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन. डिफरेंस इन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन मतलब आपको याद है ना, एनपीवी assumes reinvestment is at what? वो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, while IRR assumes reinvestment at IRR. ठीक है. तो डिफरेंस इन री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन. उसके बाद सिचुएशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सिचुएशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट 3 सिचुएशन में अराइज होता है, जो कि एक्चुअली यहाँ पे इलैबोरेटेड नहीं है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में है, पर एक बार बताया हुआ बेटर रहेगा. फर्स्ट एरो इज साइज डिस्पैरिटी. साइज डिस्पैरिटी मतलब एक मिलियन प्रोजेक्ट है और एक थाउजेंड्स में प्रोजेक्ट है. एक मिलियंस में, एक थाउजेंड्स में. एनपीवी तो मिलियंस वाले का ज़्यादा आएगा, बिकॉज एनपीवी इज एन अमाउंट ना. बट आईआरआर को मतलब ही नहीं है मिलियंस है या थाउजेंड है, वो तो परसेंट है. साइज डिस्पैरिटी. सेकंड, लाइफ डिस्पैरिटी. लाइफ डिस्पैरिटी मतलब एक 2 साल का प्रोजेक्ट, एक 5 साल का प्रोजेक्ट है, उस पर भी एनपीवी और आईआरआर का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. और थर्ड एरो, कैश फ्लो टाइमिंग डिस्पैरिटी. कैश फ्लो टाइमिंग डिस्पैरिटी. नीचे नोट लिख देना. These will be covered in corporate finance chapter. These will be covered in corporate finance chapter. Full stop. However, do remember that, comma, in case of conflict,
decision shall be taken according to NPV. In case of conflict, comma, decision shall be taken according to NPV. Decision shall be taken according to NPV. यानी प्रोजेक्ट ए का एनपीवी बी से ज़्यादा है पर बी का आईआरआर ए से ज़्यादा है, तो कन्फ्यूजन हो गया, किसको करें? ए को. बट कभी कभी ये लोग तुमको कॉर्नर कर लेंगे. सब में लिखा रहेगा बोथ द प्रोजेक्ट्स आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. क्या नॉन म्यूचुअली मतलब दोनों अलाउड है? तो अगर दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है तो तुमको ये नहीं कहना इसका ज़्यादा इसका कम है, दोनों अलाउड है. अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों में से एक अलाउड है. अब एनपीवी बोल रहा है ए, आईआरआर बोल रहा है बी, किसको चुनेंगे? एनपीवी, ए के अनुसार. ठीक है ना? ओके, आई थिंक डिस्कशन हो गया है. क्वेश्चंस पे शिफ्ट करते हैं. लेट्स सी हाउ डू वी परफॉर्म. Page number 46, question number 10. Page number 46, question number 10. Page 46, question number 10. हाँ, क्लास वर्क का 10. ओल्ड बुक में पेज नंबर क्या है? 51 है. ओल्ड बुक में पेज नंबर 51 है. ठीक है, देखो पेज 46 नंबर 10. किसी के पास ओल्ड बुक है तो पेज 51. अ कंपनी इज कंसिडरिंग एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर दैट विल रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 million. द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लोज ऑफ 434 इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years. तो नंबर्स को फील कर लो. 10 जा रहा है और 4, 3 और 4 आ रहा है. 10 जा रहा है और 4, 3 और 4 आ रहा है. एक ही तो एक्स्ट्रा आया. बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रोजेक्ट मेरे को तो नहीं लगा. जस्ट 10 जा रहा है और 4, 3 और 4 आ रहा है, केवल 1 million एक्स्ट्रा. अज्यूम अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%. व्हाट इज द प्रोजेक्ट्स एनपीवी? चलो कैलसी पे आ जाओ. सीएफ सेकेंड सीईसी. सीएफ सेकेंड सीईसी. अब स्क्रीन को देखते हुए, अपने कैलकुलेटर का स्क्रीन देखते हुए मूव अहेड. आपको CF0 में 10 प्लस माइनस डालना है. 10 को नेगेटिव डालना है. एंटर, एरो डाउन. फिर C1 में 4 डालना है. एंटर, डबल एरो डाउन. फिर C2 में 3 डालना है. एंटर, डबल एरो डाउन. और C3 में 4 डालना है. फिर एनपीवी प्रेस करना है. फिर वाई पूछेगा, उसको 10 एंटर, फिर एरो डाउन, फिर सीपीटी. अब काफी बार कर चुके अपने, तो इसलिए आई थिंक आप लोग को अटकना नहीं चाहिए. हो भी गया है काफी जन का. बट जस्ट टू बी ऑन द वेरी सेफ साइड, वी वांट टू बी परफेक्ट ओवर हियर. ओके, इन केस किसी को प्रॉब्लम था, मैं कर रहा हूं, साथ में कर लें. बट रिमेंबर, अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा थोड़ा. ठीक है, CF ये रहा, CF सेकेंड CEC. CF सेकेंड CEC. अब CF0 पूछ रहा है तो 10 प्लस माइनस एंटर, एरो डाउन. अब C1 क्या था? 4 एंटर. सिंस फ्रीक्वेंसी है नहीं तो डबल एरो डाउन. फिर क्या था? 3 C2, 3 एंटर, डबल एरो डाउन. फिर 4
एंटर, दैट्स इट। एनपीवी प्रेस, आई क्या है 10, सॉरी आई 10 है, एंटर, एरो डाउन, सीपीटी। क्या -0.88 है क्या? हाँ ठीक है, ज़्यादा डेसिबल होगा, मेरा 2 डेसिबल किया, -0.88 है। एनपीवी आया है, द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, द प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड, ठीक है ना, प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। ओके, एक बार यहाँ फटाफट आप बोलो तो, फर्स्ट बेंच पे जो बैठे हो यहाँ पे, एनपीवी का इक्वेशन क्या होगा इस सम में इफ वी आर डूइंग विदाउट कैलकुलेटर? लेट हिम स्पीक, बोलो। एनपीवी इज इक्वल टू, जोर से लाउडली, फोर डिवाइड बाय 1.1 प्लस 3 डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 1.1 क्यूब, द होल थिंग माइनस 10। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग -10, व्हेन वी इक्वेट विद 10, देन दो आर आता है, वो क्या होता है? IRR। ओके, एनपीवी में हम लोग 10% से पुल करके देखते हैं कितना नेट बचा, और IRR में हम लोग इक्वेट करके देखते हैं आर कौन सा है जो एनपीवी को जीरो कर सके, ठीक है ना, जस्ट टू रिमेंबर, बिकॉज कैलसी के बियॉन्ड आपको इक्वेशन वाइज भी आना चाहिए, ठीक है, व्हाटएवर। तो 879 आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 11, द कंपनी इज एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर, सेम सम है। व्हाट इज द प्रोजेक्ट्स IRR? व्हाट इज द प्रोजेक्ट्स IRR? कैलसी में डाला हुआ है, IRR प्रेस कर दो, कैलसी में डाला हुआ है, केवल IRR प्रेस कर दो, IRR CPT 4.91 समथिंग, 4.92%, 4.92%, 4.92%, ठीक है ना, विच इज द आंसर? ए, 4.92%। इनफैक्ट सॉरी, वैसे तो टाइम लगा ही नहीं, पर सॉल्व नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर एनपीवी नेगेटिव है, अगर एनपीवी नेगेटिव है तो IRR क्या है? लेस देन केसी, और केसी क्या था? 10, तो IRR क्या होगा? लेस देन 10, तो आंसर क्या होगा? 5। समझे, ठीक है। 11 के बगल में लिखो कैन बी गेस्ड, 11 के बगल में कैन बी गेस्ड, 11 के बगल में कैन बी गेस्ड, वो ध्यान में तुम्हारे जरूर आए लॉजिक के साथ बाद में। नंबर 12, गुड डील is considering the purchase of new material handling system for a cost of 50 million. The system is expected to generate positive cash flow of 1.8 million per year in perpetuity. 1.8 zindagi bhar. What's the formula for perpetuity? A by I. What is the NPV of discount rate is 10.5%. तो अपने को 1.8 डिवाइड बाय 0.105 करो कैलसी में, 1.8 डिवाइड बाय 0.105 है क्या, इक्वल टू 17.14 प्रेजेंट वैल्यू है, और माइनस क्या, कितना पैसा लग रहा है, -15 इक्वल टू 2.14, 2.14। इज इट ओके? बहुत सटल है इसलिए इजी लग रहा है, परपेचुइटी है ना, तो ऑल द प्रेजेंट वैल्यू इज A by I, प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यू कैन स्टॉप मी एट एनी स्टेज इफ यू फील यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड नॉट फॉलोइंग, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। तो कौन सा आंसर था यहाँ पे? ए। मैं वही वाला क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें ऑप्शंस हैं, तो बीच में स्किप करना पड़ रहा है। नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स लीस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स IRR एंड NPV? ओके, स्टेटमेंट लीस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स IRR एंड NPV, कौन सा गलत स्टेटमेंट है? द डिस्काउंट रेट दैट गिव्स एन इन्वेस्टमेंट एन NPV ऑफ 0 इज द इन्वेस्टमेंट्स IRR। ट्रू। वो डिस्काउंट रेट जिसपे NPV 0 हो गया, मतलब इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो ना, तो व्हाट इज दैट डिस्काउंट रेट? IRR, करेक्ट है। इफ द NPV एंड IRR मेथड्स गिव कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, जो आज लिखाया, दो प्रोजेक्ट में NPV और IRR अलग अलग रैंक दे रहे हैं, द IRR डिसीजन शुड बी यूज्ड टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट। डिड आई डिक्टेट दिस? नो। ओके, NPV शुड बी टेकन फॉर डिसीजन, मैंने आज डिक्टेट किया है, तो 20 द आंसर।
पर सी में भी करेक्ट सेंटेंस मिस नहीं करना चाहिए, वो नॉलेज में जाएगा. सी, द एनपीवी मेथड अज्यूम्स दैट द प्रोजेक्ट्स कैश फ्लोज will be reinvested at cost of capital, while IRR method assumes they will be reinvested at IRR. किया हुआ अपना. तो 15 का 20 द आंसर. 16, which of the following statement least accurately describes IRR and NPV? फिर से least accurately कौन सा गलत स्टेटमेंट है? A project's IRR can be positive even if NPV is negative. True, because ये चोमू बना रहे, ये वो वाला हो गया. आईआरआर कैन बी पॉजिटिव. तुम मैंने एज ए क्या बड़ा बात, अरे आईआरआर तो पॉजिटिव होगा ही यार. आईआरआर में इंपॉर्टेंट है क्या, वो केसी से ज्यादा है क्या? वो कंफ्यूज कर रहा है. दीज आर डेंजरस थिंग्स. जो लोग मोटा मोटी पढ़ के बैठे हैं वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. प्रोजेक्ट आईआरआर इज पॉजिटिव, फालतू बात नहीं, बता आगे बोल, वैसे बात होना चाहिए. एनपीवी पॉजिटिव बहुत बड़ी बात है, आईआरआर पॉजिटिव कोई बात ही नहीं है. ठीक है, तो एनपीवी नेगेटिव हो सकता है इवन दो आईआरआर इज व्हाट पॉजिटिव. ओके, इनकेस किसी को क्लियर नहीं है, बोलना चाह रहा हूं, तुम 50,000 लगा रहे हो, तुम्हारे पास आएगा 50,000.001. आओ 50,000 लगा रहे हैं, आएगा 50,000.001, तो आईआरआर तो पॉजिटिव है. पर थोड़ी ये प्रोजेक्ट करेंगे, समझा? तो इसलिए समझना चीज को. तो ए इज व्हाट, ए इज ट्रू. हाँ, ए ट्रू है. आईआरआर कैन बी पॉजिटिव इवन इफ एनपीवी इज नेगेटिव. A project with an IRR equal to cost of capital, अब सही दिशा में आया, will have NPV equal to what? 0. सही है, तो C should be the answer. A project's NPV may be positive even if IRR is less than cost of capital. No, if NPV is positive, IRR will be greater than what? Cost of capital. ठीक है, अगर NPV पॉजिटिव है तो रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है ना. नेक्स्ट, नंबर 17, which of the following least accurately describes IRR and NPV? फिर से, NPV tells us how much the value of the firm has increased if you accept the project. NPV का जो आंसर आता है ना, लास्ट वर्ड क्या है NPV का? वैल्यू. नेट में कितना वेल्थ क्रिएट हुआ या डिस्ट्रॉय हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो NPV tells us how much value of the firm has increased or decreased as a result of the project. सही है. When evaluating independent projects, the IRR and NPV methods, independent projects, कौन सा? Independent, एक को दूसरे से मतलब नहीं है, mutual exclusive नहीं है. The IRR and NPV methods always yield the same accept or reject decisions. True? हर एक प्रोजेक्ट को NPV बोलेगा accept, तो IRR क्या बोलेगा? Accept. NPV बोलेगा reject, तो IRR क्या बोलेगा? Reject. ठीक है. C, when selecting between mutually exclusive projects, the project with the highest NPV should be accepted regardless of the sign of the NPV. मजाक कर रहे हैं क्या? अगर NPV माइनस में हुआ तो थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, ओके, रिगार्डलेस ऑफ द साइन. गलत है, सी इज रॉन्ग. तो तीनों को इंपॉर्टेंट मार्क करो. 15, 16, 17. 15, 16, 17. 18. What should an analyst recommend based on the following information for two independent projects? Independent को अंडरलाइन. इस पे लोग गलती करते, बोल रहा हूं मैं, वो लोग सोचते दोनों में से कौन सा करना है. अरे इंडिपेंडेंट है, हो सकता है दोनों करेंगे. ओके, प्रोजेक्ट ए में क्या हाल है? 3,000 जा रहा है, 5,000 आ रहा है. रिटर्न निकाल दिया है, वो एनपीवी भी निकाल दी है. प्रोजेक्ट बी में 10,000 जा रहा है, 15,000 आ रहा है. रिटर्न निकाल दिया है और एनपीवी भी निकाल दी है. पर सबसे मैंने ऊपर लिखा था इंडिपेंडेंट. क्या लिखा था? इंडिपेंडेंट. इतना टाइम बिताना ही नहीं है. दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है, दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है, तो एक्सेप्ट व्हाट? ए एंड बी. सी इज द आंसर. ओके, यहां मिस्टेक होगा लोगों से हड़बड़ी में. लोग सोचेंगे सब बोले थे एनपीवी वाइज एक्सेप्ट करते हैं, तो यू विल रिजेक्ट ए एंड एक्सेप्ट बी. रिजेक्ट ए एंड एक्सेप्ट बी इज द आंसर प्रोवाइडेड बोथ द प्रोजेक्ट्स आर व्हाट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. यू कैन राइट बगल में 18 के. If they are mutually exclusive, option number B is the answer. Okay, if they are mutually exclusive, तो option number B is the answer. वैसे इन दोनों प्रोजेक्ट में कौन सा डिस्पैरिटी है, साइज या लाइफ? साइज. बी प्रोजेक्ट डबल है ए से. ए में 5,000 जा रहा है, बी में क्या 10,000. तो एनपीवी तो प्रेफर करता ही है बड़े प्रोजेक्ट को. ठीक है, साइज डिस्पैरिटी, डबल प्रोजेक्ट है वो, डबल साइज का.
विच व्हाट शुड एन एनालिस्ट, और सेम सम पूछ भी लिया नीचे, सेम क्वेश्चन है, नंबर 19 18 सेम है, पर यहां पे है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या है, तो आंसर कौन सा होगा, बी, ऑप्शन है बी, वी शुड एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी विद द हायर एनपीवी, एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी विद द हायर एनपीवी. 20, should a company accept a project that has IRR of 14% and NPV of 2.8 million? NPV देख के अच्छा लगा. If the cost of capital is 12%, yes. Based on what? Both NPV and IRR. IRR is more than KC. NPV is positive. बीच वाला अपना हुआ नहीं है. आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पेज, जहां पे भी NPV IRR दिखता है. होमवर्क वाले सेक्शन में जा रहे हैं, क्लास वर्क वाले में आपको बचा नहीं है. फर्स्ट वाला पेज 55, होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन, जो ही पेज नंबर है. द कैपिटल बजटिंग डायरेक्टर ऑफ ब्लू मैन्युफैक्चरिंग इज इवैल्यूएटिंग अ लेजर इमेजिंग प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. कॉस्ट 1,50,000, लाइफ 3 years, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो इतना पर ईयर, यानी एन्युटी हो गया. आफ्टर टैक्स कैश फ्लो बोला इतना पर ईयर, मतलब एन्युटी हो गया ना. सैल्वेज 0. इफ द प्रोजेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.5%, व्हाट इज द प्रोजेक्ट्स IRR, व्हाट इज द प्रोजेक्ट्स IRR. तो एक मिनट सुनना प्लीज. IRR बटन ऑन द कैलसी, IRR को खरीद नहीं लिया है. बोलने का मतलब है तुम लोग मेरे से ही निकालोगे और किसी से नहीं निकाल सकते हो. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये प्रोजेक्ट हो गया TVM मोड का, कि अगर TVM में सम आता, आज 1.5 लाख जा रहा है, बैंक में जमा कर रहे हैं और 60,000 3 बार आएगा, बताइए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है. ये वो सम हो गया ना, 1.5 लाख जा रहा है, 60,000 आएगा और तुमसे इंटरेस्ट पूछता, तुम I/Y निकालता ना. हाँ तो निकालो TVM मोड में. 1,50,000 प्लस माइनस PV 60317 PMT 3N CPT I/Y 10%. तो नंबर 1 को सॉल्व करना चाहिए TVM मोड में. कौन से मोड में, TVM मोड में. चलो इसको कैश फ्लो मोड में करते हैं प्रैक्टिस के लिए. चलो वापस सॉल्व करें कैश फ्लो मोड. CF सेकेंड CEC. अब जो लोग नहीं सॉल्व करें ना, मैंने आई कैन नॉट हेल्प देम. CF सेकेंड CEC 1,50,000 प्लस माइनस, एंटर, एरो डाउन. C1 में 60317, एंटर, सिंगल एरो डाउन. फ्रीक्वेंसी कितना डालें, 3, एंटर. IRR CPT आया, व्हाट इज इट, 9.97. समझे. ओके फिर से प्लीज इक्वेशन बताना, प्लीज लास्ट बेंच वहां पे तुम बताना इक्वेशन, इसका IRR निकालने का इक्वेशन बताना फर्स्ट क्वेश्चन का. $115 कहां से है, IRR निकालना है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं यूज होता IRR में, वो NPV में यूज होता है. IRR निकालना है ना अपने को, तो IRR में 11.5 को भूल जाओ, वो कंपैरिजन में काम आएगा. आपके बगल में, यस, नहीं आपके पीछे नहीं. कौन बोलेगा, ठीक है बोलो, आप बोलो इक्वेशन बोलो, समझाओ मत, इक्वेशन बोलो. 60,317 डिवाइड बाय 1 प्लस आर प्लस 60,317 डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 60,317 डिवाइड बाय 1 प्लस आर क्यूब इक्वल टू 1,50,000. आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, वो आर ढूंढना है. और एनपीवी अगर होता तो सही बोल रहे थे. 60,317 डिवाइड बाय 1.115 प्लस 60,317 डिवाइड बाय 11.15 स्क्वायर प्लस 60,317 डिवाइड बाय 1.5 क्यूब माइनस व्हाट, 1.5 लाख. समझे.
NPV uses KC. IRR does not use KC. IRR compares with KC. IRR compares with KC. And believe me, knowing the equation is necessary. You cannot move ahead, ठीक है, into level 1 passing if you say that सर मेरे को कैल्सी से आता है पर मेरे को इक्वेशन नहीं आता है. इक्वेशन से करना नहीं है, बट आपको मन में नहीं आता है, दैट्स अ ग्रेट लूप होल. ठीक है ना, आपको आना पड़ेगा कि एरर का इक्वेशन क्या है. ठीक है, ओके. नंबर 2, in order to calculate NPV of a project, an analyst would least likely need to know the NPV निकालने के लिए would least likely need to, क्या चीज नहीं चाहिए? नंबर 8, टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लो चाहिए. टाइमिंग के बिना कैसे करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए. IRR नहीं चाहिए. IRR थोड़ी चाहिए, ठीक है ना. अपने को तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए. नंबर 3, an investment with a cost of 5,000 is expected to have cash inflow of 3,000 year 1, 4,000 year 2. What is the IRR? Calci please. आ जाओ. CF second CEC. CF second CEC. अब आपको 5,000 को प्लस माइनस CF 0 डालना है. नेगेटिव, एंटर, एरो डाउन. 3,000 को C1 डालना है. एंटर, डबल एरो डाउन. 4,000 को एंटर C2 डालना है. दैट्स इट. IRR CPT. क्या आंसर है? 25%. 25% अप्रॉक्स. 25% अप्रॉक्स. ठीक है, 1 मिनट. 25% अप्रॉक्स. ठीक है, आप बोलो प्लीज सेकंड लास्ट बेंच, इसका IRR का इक्वेशन. इक्वल टू, ओके, वो उस सेंस में बोला. ठीक है, बढ़िया है. वो कैसे बोला? 3,000 बाई 1 प्लस आर प्लस 4,000 बाई 1 प्लस आर स्क्वायर और माइनस 5,000 इक्वल टू 0. और अपने कैसे बोल रहे थे? इक्वल टू 5,000. एक ही बात है. अच्छा है, उसके इक्वेशन बोलने के स्टाइल में पता चलता है एनपीवी इक्वल टू व्हाट? 0. ठीक है ना. और एक सेकेंड जस्ट कंट्रोल करिए. 5,000 लगाए, 25% रिटर्न चाहिए, तो 5,000 का 25% क्या होता है? 5,000 का 1/4 क्या होता है? 1250. तो एक साल बाद 6250 चाहिए. 5,000 पे 25% चाहिए, तो 1250 हुआ. तो एक साल बाद 6250 चाहिए. 6250 में से फर्स्ट ईयर कितना आ रहा है? 3,000. कितना अटका हुआ है? 3250. अब 3250 इंटू 1.25 क्या होता है? 3250 इंटू 1.25 क्या होता है? 40. अराउंड 4,000 आ गया ना. तुम लोग का अभी तो 24 पॉइंट कुछ आया था एरर, याद है ना? 25 तो अप्रॉक्स था, अदरवाइज एग्जैक्टली 4,000 आ जाएगा. मैंने कोई वैसे बोलता है ना सर आउटफ्लो इनफ्लो, ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग. तो इन सच अ सिंपल सब यू कैन अंडरस्टैंड. 5,000 पे 25%, 6,250, उस पे से 3,000 आ गया, बाकी 3,250, उस पर 25%, देख 4,000, तभी तो रिटर्न 25% है. दिस इज जस्ट अ मेंटल सेटिस्फैक्शन दैट यू आर एबल टू गवर्न द फिगर्स. आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है ना. ओके. Number 4, the estimated annual after-tax cash flows of a proposed investment are shown below. Year 1, Year 2, Year 3. After-tax cash flow from the sale of investment at the end of Year 3 is 1,20,000. Sale of investment मतलब है जो प्लांट एंड मशीनरी उसको बेच के 1,20,000 आएगा. आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी लिए होंगे, उससे कैश फ्लो आएगा 10, 15, 18, और 3 साल बाद बोल रहा उसको बेच देंगे कितने पे? 1,20,000. इनिशियल कॉस्ट इज 1,00,000. ये तो अनडाइजेस्टिव हो रहा है, बिकॉज 1,00,000 अगर है तो बेचोगे 1,20,000 पे कैसे? खैर अपने को मतलब नहीं है, चलने दो इसको. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12%. एनपीवी नहीं, वो तो है, पर प्रोजेक्ट फिर बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना. 1,00,000 लगा रहे हैं, 10, 15, 18 और 1,20,000 कैसे आ रहा है? खैर जो भी अपने करते हैं. चलो एनपीवी निकालो. कैल्सी में आ जाओ. कैल्सी में आ जाओ. CF सेकेंड CEC. CF सेकेंड CEC 1,00,000 पहले जा रहा है, तो 1,00,000 नेगेटिव में. CF 0, एरो डाउन, फिर 10,000 एंटर, डबल एरो डाउन,
फिर 15,000 एंटर, डबल एरो डाउन, फिर रुक के प्लीज 18 और 1 20 एक बार में आ रहा है तो दोनों को मिला के डालना, कितना हो गया 1,38,000 ना। जो 18,000 और 1,20,000 दोनों तो लास्ट में आ रहे हैं, दोनों का स्टेटस सेम है तो 1,38,000 CF3 जाएगा, 1,38,000 CF3 जाएगा। उसके बाद एंटर करने के बाद एनपीवी का बटन प्रेस, एनपीवी का बटन प्रेस के बाद 12 एंटर, 12 एंटर, एरो डाउन, सीपीटी आ रहा है 19,113। ओके 19,113। इसे छोटा सा चीज ये प्रैक्टिस हुआ कि थर्ड ईयर में अगर दो कैश फ्लो आ रहा है तो कैश इज कैश, वेदर इट्स बाय वे ऑफ प्रॉफिट और वेदर बाय वे ऑफ सैल्वेज वैल्यू, कैश इज कैश, दोनों का स्टेटस फॉर द कैलसी इज सेम, तो 1,38,000 डाले, ठीक है ना। ओके, adapter is evaluating the benefits of investing in a new industrial printer. Printer will cost 28,000 and increase after tax cash flow by 8,000 during each of the next 5 years. Annuity 28,000 जा रहा है, 8,000 5 बार आ रहा है. What are the respective IRR and NPV of the printer project? If adapters required rate of return is 11%, ठीक है, तो IRR और NPV निकालना है. तो इन दैट केस CF मोड में ही आ जाओ, बिकॉज दोनों एक साथ निकल जाएगा. CF मोड में CF सेकेंड CEC शुरू में कितना जा रहा है 28,000, तो 28,000 प्लस माइनस एंटर, एरो डाउन, फिर C1 क्या है 8,000, 8,000 एंटर, एरो डाउन, कितना फ्रीक्वेंसी 5 एंटर. ओके, करने के बाद IRR CPT कितना 13.2 तो एक ही ऑप्शन में है, बट फिर भी एक बार NPV में जाओ. NPV I कितना है 11 एंटर, एरो डाउन, CPT 1567. तो अज्यूम कर रहे हैं या तो आपसे हो रहा होगा, और अगर आप कैलसी नहीं यूज कर रहे हो तो आप सुपर कॉन्फिडेंट होगे कि अपने आप घर पे देख लेंगे. नहीं, दैट्स ओके, माने इट्स अ क्वेश्चन ऑफ खुद का स्टाइल. सो लॉन्ग एज अ पर्सन नोज हिमसेल्फ, दैट्स द बेस्ट वे. ठीक है. नेक्स्ट, द फाइनेंस मैनेजर एट कैमल कंपनी इज लुकिंग इनटू द परचेज ऑफ एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर 5,50,000. Net after tax cash flow are expected to be 65,000 for each of the next 5 years, then drop to 50,000 for 4 years. यानी फीलिंग आया 65,000 का फ्रीक्वेंसी 5, फिर 50,000 का फ्रीक्वेंसी 4. Camel's required rate of return 9%. After 9 years, Camel expects to sell the property for after tax proceeds of 3 lakh. तो इसका मतलब ध्यान से जो आपने बोला ना 50,000 का 4 नहीं, 50,000 का 3, क्योंकि लास्ट में 50,000 के साथ 3 लाख आ रहे हैं. समझ गए? 50,000 का 3 फ्रीक्वेंसी डालेंगे, बिकॉज लास्ट वाला 50,000 के साथ तो क्या आ रहा है 3 लाख. आई होप क्लियर है ये. व्हाट इज द IRR एंड NPV? कर लो प्लीज. CF सेकेंड CEC करोगे तब तो. CF सेकेंड CEC 5,50,000 को नेगेटिव C0 डालना है. उसके बाद 65,000 को C1 डालना है, फ्रीक्वेंसी 5. उसके बाद 50,000 को C2 डालना है, पर फ्रीक्वेंसी 4 नहीं 3. और उसके बाद 50,000 प्लस 3 लाख कितना हो गया 3,50,000. 3,50,000 को C3 डालना है, 3,50,000 को C3 डालना है. मतलब कोई भूल के अगर वैसे कर दिया ना, सुन लेना क्या, कोई भूल के ऐसे किया कि 65,000 को C1 डाला, फ्रीक्वेंसी 5, फिर 50,000 को C2 डाला, फ्रीक्वेंसी 4, और फिर 3 लाख को C3 डाल दिया. क्या डाल दिया C3, तो अलग हो गया सम. तो आप बोलना चाह रहे हो तुम्हारे पास 65 5 बार आएगा, 50 4 बार आएगा, और फिर 10वें साल में अलग से 3 लाख आएगा, वो तो अलग स्टोरी हो गया.
वो तो बोले 90 साल में ही 50 जो आ रहा है उसके साथ साथ 3 लाख भी आएगा ना, उसी के लिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर। नंबर 7, Delphi is considering investment in mutually exclusive kitchen upgrade project, mutually exclusive, ठीक है, दोनों में से एक ही एक्सेप्ट करना है। तो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। मेहनत के पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? Assuming Delphi has 12.5% cost of capital, which of the following investment decision is most appropriate? ठीक है, तो एक बार माने फिगर्स को कॉमन सेंस वाइज देखें। दो, एक में 10,000 जा रहा है, एक में 9,000 जा रहा है, मोटा मोटी इक्वल साइज है। फर्स्ट वाले में 2, 5, 8, 8 आ रहा है, सेकंड वाले में तो बहुत ही कम आ रहा है 200, पर लास्ट की तरफ ज़्यादा आ रहा है, यानी कंपटीशन है, दोनों में कंपटीशन है। ये वाला वो वाला हो गया। मैंने नोट्स में आज इलेबोरेट नहीं किया, 3 पॉइंट लिखाया था। एक था साइज डिस्पैरिटी, और एक था लाइफ डिस्पैरिटी, और एक था कैश फ्लो टाइमिंग डिस्पैरिटी, कि कैश फ्लो का पैटर्न अलग है, ठीक है, जो अपने कॉर्पोरेट फाइनेंस में करेंगे, ये उसी का है। खैर, सम तो नॉर्मल सॉल्व करना चालू करो, एनपीवी निकालो। प्रोजेक्ट ए का एनपीवी, प्रोजेक्ट ए का एनपीवी बार बार तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस और ग्रिप आ जाएगा कैलसी पे। ए का और बी का तुम लोग को एनपीवी निकालना है। बी में तो इनफैक्ट सेकेंड ईयर पैसा जा रहा है, आराम से देख के डालना। बी में जो C2 डालेगा वो नेगेटिव डालेगा। तो क्वेश्चंस क्या दिया है? एक्सेप्ट प्रोजेक्ट ए बिकॉज इट्स IRR इज हायर देन दैट ऑफ प्रोजेक्ट बी। IRR के बेसिस पे तो डिसाइड ही नहीं करते हैं, तो ऐसे ही दिख रहा है कि दिस ऑप्शन कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट बोथ प्रोजेक्ट्स बिकॉज, बोथ का बात ही नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ये तो सॉल्व करे बिना समझ में आ रहा, आंसर सी होगा। एक्सेप्ट प्रोजेक्ट बी बिकॉज इट्स एनपीवी इज हायर। और आर यू सीइंग समथिंग? ये वाला सब में जो इतना टाइम वेस्ट किया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत ही नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में IRR के बेसिस पर डिसाइड नहीं करते हैं, तो ए इज रॉन्ग। बी बोल रहा है दोनों एक्सेप्ट कर ले, मजाक कर रहा है, खुद ही तो लिखा है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। आंसर कौन सा होगा? सी। प्लीज लिखो बगल में, ओके। इजी गेस, इजी गेस, ओके। देयर वाज नो नीड टू डू दिस सम, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में IRR के बेसिस पर डिसाइड नहीं करते हैं, तो ए इज रॉन्ग। और बी बोल रहा है बोथ एक्सेप्ट कर ले, वो तो रॉन्ग है ही, तो आंसर क्या होगा? सी। समझ गए? देयर वाज नो नीड टू डू इट इन एग्जाम हॉल। नंबर 8, हाउ डज अ हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अफेक्ट द PV of a project's expected inflows and its NPV? How does a higher opportunity cost of capital affect the PV of a project's expected inflows and its NPV? अगर ज़्यादा रेट से टानेंगे, ज़्यादा रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल टानने का रेट है, तो अगर ज़्यादा रेट से टानेंगे तो बोला बताइए PV और NPV क्या होगा? दोनों गिरेगा, ओके, दोनों गिरेगा। PV गिरेगा बिकॉज PV क्या है? समथिंग बाय 1 + R। इफ यू इंक्रीज R, PV इज लोअर। रिमेंबर द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। तो और NPV भी गिरेगा बिकॉज NPV तो PV से ही आता है, तो आंसर क्या है? डिक्रीजेस। ऑप्शन नंबर बी, कंपनी X हैज कमिटेड टू इन्वेस्टिंग 20 lakhs in a project with expected cash flow of 5 lakh at the end of each year for 5 years. 20 लाख जा रहा है, 5 आएगा 5 बार। डिस्काउंट रेट 12%, NPV एंड IRR निकाल लो। CF मोड से निकालो।
CF सेकंड CEC 20 लाख जा रहा है, 20 लाख प्लस माइनस, और 5 लाख का फ्रीक्वेंसी 5 है। पता नहीं जो भी आ रहा है देख लो। ए और बी दोनों में एनपीवी सेम है तो आईआरआर डिसाइड करेगा। आईआरआर 8 आ रहा है क्या? ठीक है, 7.93 इज व्हाट 8, तो 8% इज द आंसर। टेल मी समथिंग, ओके टेल मी समथिंग। सुना ठीक से क्वेश्चन। अगर तुमको लगा एग्जाम में कि 20 लाख में 5 0 20 के बाद है ना, और 5 लाख में 5 के बाद 5 0 है, कितना मेहनत हो रहा है। 20 प्रेस कर रहे, फिर 0 0 0 0 0, फिर 5 प्रेस करे 0 0 0 0 0, तो 0 उड़ा के अपने ऐसे कर सकते हैं क्या कि 20 को नेगेटिव डाले 5 को पॉजिटिव डाले? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ भी ना भी, हाँ भी ना भी, हाँ भी ना भी। एनपीवी के लिए ना, आईआरआर के लिए हाँ। एनपीवी इज एन अमाउंट, बट आईआरआर में अगर कर रहे हैं ये, तो उस केस पे जो जीरोस प्रेस कर रहे हैं इट्स एक्चुअली टाइम वेस्टेज। ठीक है, तो बिकॉज आईआरआर इज अ परसेंट ना, समझ गया। इनफैक्ट तुम इक्वेशन सोचो, इसका अगर इक्वेशन बोलता कोई तो क्या बोलता, एक बार पेशेंटली बोल रहा हूँ, 5 लाख बाय 1 प्लस आर प्लस 5 लाख बाय 1 प्लस आर स्क्वायर, ऐसे करते 5 लाख बाय 1 प्लस आर पावर 5 इक्वल टू 20 लाख। दोनों साइड में जीरोस कटेगा ना, सोचो मैथ्स करने बैठे इक्वेशन कटेगा। तो इसलिए आईआरआर में आप उसका कॉमन लेके कुछ उड़ा के छोटा कर दिए चलेगा, एनपीवी में नहीं, बिकॉज एनपीवी इज व्हाट अमाउंट। ठीक है ना, ओके दिस वाज जस्ट अ साइड थॉट। नेक्स्ट नंबर 10, ओके वैसे जो 9 है वो बदमाशी वाला गैस में भी जा रहा था। बदमाशी वाला गैस देख रहे, मतलब अगर एक तो पता है ना, जैसे 197,612 और आईआरआर नहीं, पर आईआरआर तो पता चल ही जाता है अगर एक पता है तो। माने अगर 197,612 निकाल लिया है तो आईआरआर तो एक बटन ही है ना, कोई फायदा नहीं बात करके, छोड़ो। नेक्स्ट 10, द आईआरआर मेथड एंड एनपीवी मेथड ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल ऑलवेज प्रोवाइड द सेम एक्सेप्ट और रिजेक्ट डिसीजन। बोल रहा है एनपीवी एंड आईआरआर विल प्रोवाइड द सेम डिसीजन व्हेन द प्रोजेक्ट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नो, व्हेन अपफ्रंट प्रोजेक्ट कॉस्ट आर अंडर 1 मिलियन, मजाक कर रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट्स आर व्हाट इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इंडिपेंडेंट में कंपेयर नहीं करते हैं। अगर 10 प्रोजेक्ट है 10 इंडिपेंडेंट, 10 है 10 इंडिपेंडेंट, तो फर्स्ट वाला भाई तुम तेरा एनपीवी पॉजिटिव एक्सेप्टेड, आईआरआर भी उस केस में बोलेगा एक्सेप्टेड, इंडिविजुअली होता है। ठीक है ना। 11, द फाइनेंस मैनेजर इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, इस बार चोमू बनेंगे नहीं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एंडरसन जोन्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 11%, विच प्रोजेक्ट वुड बी चोजन एंड व्हाई? ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट जेड, बिकॉज इट हैज अ हायर एनपीवी, हो सकता है आंसर हो। प्रोजेक्ट एम, बिकॉज इट हैज अ हायर आईआरआर, तू तो आंसर नहीं होने वाला है। सी, बोथ प्रोजेक्ट्स गया, आंसर क्या होगा? ए। आंसर इस पक्का ए ना, नो नीड टू सॉल्व। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए है। नंबर 12, Alan CFA is considering 2 mutually exclusive projects. Lopez has, वही है Alan, वही Lopez है। Lopez has calculated the NPV and IRR for each project. Okay, निकाल लिया, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, मैं फोकस नहीं किया। NPV इतना, IRR इतना, तो IRR बोल रहा है 1 को एक्सेप्ट कर। देखो आईआरआर को क्या बोल रहा है, 1 को एक्सेप्ट करे बिकॉज 15% है, जबकि 2 का क्या है 6। एनपीवी बोल रहा है किसको एक्सेप्ट कर, 2 को। अपने किसका बात मानते हैं? एनपीवी। लेपेज शुड मेक द इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट 2 ओनली। और अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो आंसर क्या? बोथ, बिकॉज दोनों का एनपीवी पॉजिटिव है। अगर इंडिपेंडेंट होता तो बोथ होता। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद आईआरआर मेथड? आईआरआर का ड्रॉबैक, बुरी तरह से आईआरआर का ड्रॉबैक किए थे लास्ट क्लास। एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में हैव मोर देन 1 आईआरआर। यस, याद है ना वो कर्व ऐसे 2 बार 3 बार एक्स एक्सेस को काटता है। तो मैंने बोला था आईआरआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन।
नंबर ऑफ चेंज ऑफ, याद आ रहा होगा लास्ट क्लास का, आईआरआर तो एक इक्वेशन है ना, और इक्वेशन का मल्टीपल आंसर आ सकता है, तो ये सही है। लीस्ट लाइकली बताना है अपने को। आईआरआर एंड एनपीवी क्राइटेरिया कैन गिव कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, सही है, तो आंसर कौन सा होगा? सी। द आईआरआर मेथड डिटरमाइंस द डिस्काउंट रेट दैट सेट्स, ये भी तो राइट है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली, ओ सॉरी ये प्रॉब्लम थोड़ी है, वो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ व्हाट? आईआरआर। प्रॉब्लम क्या है आईआरआर में? प्रॉब्लम ये है कि आईआरआर मल्टीपल है, प्रॉब्लम ये है कि आईआरआर एनपीवी से कैसे लड़ सकता है, जिसका औकात नहीं है उसको दूसरे के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, याद है ना, ठीक है। पर सी क्या बोल रहा है? आईआरआर का डेफिनेशन कि आईआरआर वो रेट है जिसपे एनपीवी इक्वल टू 0, तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो आईआरआर का डेफिनेशन है। आंसर कौन सा है? सी। यानी व्हेन यू थिंक एट होम यू मे, if your mind is not running properly you may think that sir C क्यों wrong बोले, C भी तो राइट स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट नहीं पूछा है, प्रॉब्लम है क्या ये? इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ नहीं, क्या बोल रहे हो? हम बोले कि नंबर ऑफ आईआरआर अगर जानना है तो अपने देखेंगे कितने बार साइन चेंज हो रहा है, तो तुमने अभी जो ही बोला प्लस माइनस माइनस प्लस, हम नंबर ऑफ साइन देख लिए कितने बार चेंज हुआ, ऐसे 2 बार चेंज हुआ तो 2 आईआरआर। फिर तुमने क्या बोला मैं समझ में नहीं आया, बोलो लिख लेते हैं भाई, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलो क्या लिखे, बोलो 500 छोड़ो, माइनस प्लस बोल दो ना बेटा, टाइम बचेगा। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, नहीं 3 बार चेंज हुआ है, 3 बार चेंज हुआ ना, साइन चेंज 3 बार हो गया ना, 1 बार चेंज हुआ प्लस से माइनस, 2 बार चेंज हुआ माइनस से प्लस, 3 बार चेंज हुआ प्लस से माइनस, तो हाउ मेनी एरर्स? 3 एरर्स। ये वापस से माइनस कर दो क्या? तुमको जो बोलना है बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ रेट डिफरेंट आएगा बट नंबर ऑफ आईआरआर जो है वो 3 ही आएगा। और रेट तो अलग आएगा ही, तुम पैसा और डाल रहा है निकाल रहा है तो रेट तो डिफरेंट आना ही है। क्या बात कर रहे हो यार, नया फिगर तो आएगा ही, तुम कुछ कैश फ्लो चेंज करेगा तो। नंबर ऑफ आईआरआर इस सब में कितना आएगा? 3, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट नंबर कौन सा? 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम विथ आईआरआर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आईआरआर? क्या? नॉन नॉर्मल कैश फ्लो पैटर्न में रिजल्ट इन मल्टीपल आईआरआर। तो मैंने तो वर्ड यूज किया था सिंपल और नॉन सिंपल, याद है क्या? सिंपल प्रोजेक्ट वो होता है जिसमें 1 चेंज इन साइन, जिसपे क्या 1 चेंज इन साइन, और नॉन सिंपल वो होता है जिसमें मोर देन 1 चेंज इन साइन। हो सकता है ये वर्ड यूज करा होगा नॉर्मल, नॉर्मल माने सिंपल, तो नॉन नॉर्मल कैश फ्लो पैटर्न में रिजल्ट इन मल्टीपल आईआरआर, सही लग रहा है। नॉन नॉर्मल ऐसे भी क्या हुआ? अजीब। अजीब क्या हुआ? यही जो एग्जांपल था बोर्ड पे, ये अजीब है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो इनमें क्या एरर आएगा? मल्टीपल। तो आई थिंक ओके वी कैन गो विद इट। और ये ड्रॉबैक है कि नहीं है? है, इट इज अ प्रॉब्लम। तो पूछा था विच इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो दिस इज नॉट द आंसर। समटाइम्स आईआरआर एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो बधाई है। ओ ये प्रोजेक्ट का आईआरआर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चलिए दिया जलाए ऐसा वाला हाल है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो विच इज द फॉलोइंग नॉट अ प्रॉब्लम, तो बी शुड बी द आंसर। सी, a higher IRR does not necessarily indicate a more profitable project. अब ये अगर नॉट अ प्रॉब्लम, अपने को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो बी तो डेफिनेटली आंसर है, ठीक है। तो इसका मतलब सी इज अ प्रॉब्लम, सी इज अ, बट हाउ कैन सी बी अ प्रॉब्लम? A higher IRR does not necessarily indicate a more profitable project. पता नहीं मतलब, या यू वांट टू से समथिंग, बोलो ना। पॉजिटिव नहीं, पर ये बोल रहे हैं ना, अ हायर आईआरआर डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट अ मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। तो फीलिंग क्या आ रहा है कि एक प्रोजेक्ट का, एक मिनट लेट्स नॉट रश, एक प्रोजेक्ट का आईआरआर 11% है, दूसरे का आईआरआर 17% है,
ठीक है, तो हम लोग तो यही बिलीव करते हैं कि 17% वाला मोर प्रॉफिटेबल देन 11% वाला है। समझ रहे हो? इसका एक तो ड्रॉबैक वो हो सकता है कि पता नहीं, मतलब इन द सेंस एनपीवी जो है वो हो सकता है 17% वाले का कम हो। ये तो हमने देखे ही है। अभी भी जो था ना ऊपर में क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोजेक्ट 1 का आईआरआर क्या था 15, प्रोजेक्ट 2 का आईआरआर क्या था 6, तो हायर आईआरआर 1 का था 2 के मुकाबले, तब भी हमने किसको एक्सेप्ट किए? प्रोजेक्ट 2 ना। तो हायर आईआरआर में नॉट नेसेसरली इंडिकेट मोर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। एक बार देखते पीछे क्या लिखा है, कौन सा क्वेश्चन है? अरे बी ठीक है यार, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है क्या 14 का? अपने को केवल आम खाने से मतलब नहीं है। 14, इफ द आईआरआर एक्सीड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल that merely indicates the project is acceptable. This is not a problem associated. सही है? Non-normal cash flow patterns such as cash outflow during the project's life can result in multiple IRRs, leaving open the question as to which one is valid. सही है? A higher IRR will only be realized if the project cash flows can be reinvested at IRR, and the true profitability of project also depends on project side, not just IRR. ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, फंस जाओ तो 14। Cruise CFA is analyzing independent investment projects X and Y. Independent. Cruise has calculated NPV and IRR for each project. Okay. तो in that case, independent था तो क्या करेंगे? Both. दोनों का NPV positive except both the projects. Answer is what? A. Which of the following statement regarding making investment decisions using NPV and IRR is least accurate? कौन सा गलत है? प्रोजेक्ट विद अ पॉजिटिव एनपीवी इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ, एकदम ट्रू है। एनपीवी शोज शेयर होल्डर्स वेल्थ। इफ अ फर्म अंडरटेक्स अ जीरो एनपीवी प्रोजेक्ट, द फर्म विल गेट लार्जर, द फर्म विल बिकम लार्जर बट शेयर होल्डर वेल्थ विल नॉट चेंज। बहुत ही बढ़िया लिखा है तो। ओके, ये बोलना चाह रहा है इफ आई एम द सीईओ ऑफ अ कंपनी, इफ आई एम द सीईओ ऑफ अ कंपनी, इन दैट केस मेरा कोई सैलरी पैकेज वगैरह है ना, ठीक है? अगर कंपनी और बड़ी बन जाए, बड़ी, बढ़िया नहीं, बड़ी, बिगर कंपनी, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, मिलियन के बजाय बिलियन कंपनी बन रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो उस केस में मेरा शेयर तो बड़ा हो रहा है ना, तो मेरा सैलरी पैकेज क्या होगा? बड़ा। तो जब भी एक सीईओ ये लोग को मिलेगा ना कोई प्रोजेक्ट जो टाइम पास है, टाइम पास बिकॉज एनपीवी क्या है? जीरो, उतना ही रिटर्न है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पर सीईओ उछल के करना चाहेगा बिकॉज उसका शेयर तो बड़ा होते जा रहा है। If you are the CEO of a bigger company, you'll get more salary, more packages. तो वो बता रहा है कि big is beautiful for the management, big may not be beautiful for the shareholders. ठीक है? तो company going for zero NPV project will become larger and larger, but not necessarily better. Shareholders' wealth may not be good. So the feel and the understanding of it is very good. Okay, जो लिखा है तो 16 का B is very good. फिर क्या है? If two projects are mutually exclusive, one should always choose the project with the highest IRR. तो जाहिर है आंसर इज व्हाट? सी। 16 को बड़ी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, खासकर थिंक अबाउट बी। ओके, वो थिंक अबाउट बी वाइज इट्स वेरी गुड, ठीक है? कि व्हाट इज बी सेइंग? Florida currently has a warehouse lease that calls for 5 annual payments of 1,20,000. ओके, तो उसको 1,20,000 देना है, कोई जगह वेयर हाउस भाड़े पे ले रखी है। द वेयर हाउस ओनर हु नीड्स कैश इज ऑफरिंग स्मिथ, फर्स्ट नाम, वेयर इन स्मिथ विल पे 2 लाख दिस ईयर एंड देन पे ओनली 80,000 ईच ऑफ द रिमेनिंग 4 years. तो या तो 120 5 साल पे करो, या अभी 2 लाख पे कर दो और फिर केवल 80 पे करना। Assume all the lease payments are made at the beginning of the year. All lease payments are beginning of the year. वो जो 1,20,000 था वो भी beginning of the year था। Annuity due, annuity तो 1,20,000 या तो 5 बार पे करना है annuity due, या अभी 2 लाख पे कर दीजिए और 80 भी हर साल के beginning में पे करना है। Should Florida accept this offer if required rate of return is 9% and why? तो दोनों का पीवी निकालना है। मेरे घर से जो जा रहा है उसका पीवी क्या है, जिसपे कमती जा रहा है वो बेटर होगा। इट्स एन आउटफ्लो ना, आई नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ द आउटफ्लोज, विच एवर इज लोअर आई विल चूज दैट। ठीक है, तो चलो बीजीएन मोड में आ जाओ। ओके, बीजीएन मोड सेट करना ध्यान है ना, सेकंड बीजीएन सेकंड सेट सी। तो बीजीएन मोड में और क्लियर टीवीएम कर देना पहले का, क्लियर टीवीएम।
1,20,000 PMT 5N CPT PV, सॉरी 1,20,000 PMT 5N 9I/Y CPT PV, 1,20,000 PMT है 5N 9I/Y CPT PV, बोलो क्या 557 समथिंग आया STO1। उसके बाद सेकेंड क्लियर TVM 80,000 PMT 4N 9I/Y, 80,000 PMT 4N 9I/Y CPT PV जो आया प्लस 2 लाख, सॉरी प्लस 2 लाख करने में गड़बड़ होगा, PV माइनस आया होगा ना, हाँ तो माइनस 2 लाख, वो ऐड ही हुआ ना, माइनस में माइनस कर रहे हैं, जो आया वो नेगेटिव आया तो इसलिए माइनस 2 लाख ही तो करना पड़ेगा। हाँ तो क्या आया 48 वाला बढ़िया है, 48 वाला मेरे घर से 48 समथिंग जा रहा है, 48 समथिंग जा रहा है, करेक्ट, तो 48 वाला बढ़िया है। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड वाला। तो शुड शी एक्सेप्ट द ऑफर, यस शी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, यस। देयर इज अ सेविंग्स ऑफ, डिफरेंस क्या है तुम लोग का 48 समथिंग में और जो RCL 1 में खड़ा है, जो तुम लोग का आया अभी उसमें और जो RCL 1 में खड़ा है उस पर डिफरेंस क्या है 26,000 आ रहा है, ऑप्शन मैच नहीं हो रहे, ठीक है। देखते हैं पीछे आंसर कैसे दिया है 17। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द करंट लीज इज 508, तुम लोग के RCL 1 में यही था क्या, ठीक है। वेल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज बीइंग ऑफर्ड इज 459, ये आया था क्या, नहीं, तो एक मिनट लगता है मैं हड़बड़ी से रीड कर लिया वो वाला। द वेयर हाउस ओनर हु नीड्स कैश, एक मिनट, इज ऑफरिंग स्मिथ अ डील वेयर स्मिथ विल पे 2 लाख दिस ईयर एंड देन ओनली है, इसका मतलब वो मैं गलत इंटरप्रेट कर लिया, 2 लाख जीरो पे कर रहा है, फिर 80 पे कर रहा है, वो भी हर साल के बिगिनिंग में, बट कब से, सेकेंड ईयर। अरे मैं मान लिया 2 लाख अभी और 80 भी अभी, वो 2 लाख फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग में पे किया, फिर 80 सेकेंड ईयर का बिगिनिंग, 80 थर्ड का बिगिनिंग एंड सो ऑन, इज इट ओके। बट अगर ऐसा है 80 सेकेंड का बिगिनिंग इज फर्स्ट का एंड, 2 लाख अभी पे किए, 80,000 सेकेंड ईयर का बिगिनिंग इज फर्स्ट ईयर का एंड, फिर 80 थर्ड ईयर का बिगिनिंग इज व्हाट, सेकेंड ईयर का एंड, यानी 80,000 को नॉर्मल एन्युटी मान सकते हैं, यस ठीक है। लेट्स डू इट अगेन, सेकेंड BGN सेकेंड सेट हटाओ, BGN हटा लो, BGN हटाने के बाद 80,000 PMT 4N 9I/Y CPT PV जो आया माइनस 2 लाख, एज इन ऐड कर रहे हैं, तो 459 आ गया ना, हाँ तो ठीक से रीड नहीं किए थे, वो 2 लाख अभी दे रहे हैं जीरो पे, फिर 80,000 1 पे, फिर 80,000 2 पे, फिर 80,000 3 पे, फिर 80,000 4 पे, फिर 80,000 5 पे, ठीक है। तो आंसर कौन सा है, सी। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे ना 17, रीडिंग में थोड़ा सा फंस रहे हैं। आई थिंक NPV एरर काफी प्रैक्टिस कर ली है, बाकी खोज के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में शिफ्ट करते हैं, चलो पार्ट 2। पार्ट 2 वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड, वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड ब्रैकेट कंटिन्यूएशन ऑफ TVM, मतलब नॉलेज वाइज इस टॉपिक में कुछ भी जानने का नहीं है एक्स्ट्रा। वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड ब्रैकेट कंटिन्यूएशन ऑफ TVM, ये आपको ब्रैकेट वाला पोर्शन देखना जरूरी है, जो सो दैट यू कैन डी स्ट्रेस योर सेल्फ कि देयर इज नथिंग न्यू ओवर हियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर दे आर टीचिंग इट अगेन, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ यील्ड, तो इन दैट केस थोड़ा सा इंटरैक्टिव वे में ट्राई करें, बिकॉज जब मैं बोल रहा हूँ कुछ जानने का नहीं है तो क्या हर्ज है फिर डायरेक्टली उठाने में, सुनना प्लीज। तो पर्सन वाइज पिकअप करे बेटर रहेगा, वरना क्या होगा 2 जन आगे बोल देंगे तो बाकी लोग को मौका नहीं मिलेगा सोचने का, ठीक है। पर्सन वाइज पिकअप करते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई माइंड मत करना, मेरा किसी को पिन पॉइंट करके पूछना, तो ठीक है। तुम बोलेगा फर्स्ट क्वेश्चन सुन लो, एक ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल, पहले तो ट्रेजरी बिल के बारे में कुछ आइडिया तुमको,
बोलने दो उसको, बोलने दो प्लीज। हाँ, शॉर्ट टर्म होता है, बोला ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म होता है, सही है। फिर और गवर्नमेंट का होता है, तो 2 पॉइंट बताया, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म होता है और गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और कोई आइडिया किसी को? लिक्विडिटी बहुत हाई होता है, वेरी गुड। और कोई आइडिया? डिफॉल्ट रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट है, ठीक है। और कोई? रिस्क फ्री, ठीक है। क्या बोले तुम? इन्फ्लेशन, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? बोलो तो सही, कोई बात नहीं है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड नहीं होता है। हाँ, मैं सोचा तो बोला इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड होता है, इसमें कोई इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है। अब एक मिनट सुने, टी बिल में एक पर्टिकुलर पॉइंट जो नहीं पता आप लोग को, ठीक है, बिकॉज यू ऑल डिड नॉट स्पीक आउट, ये एक प्योर डिस्काउंट सिक्योरिटी है। क्या? प्योर डिस्काउंट सिक्योरिटी, लाइक अ ZCB। ZCB का फुल फॉर्म क्या था? जीरो कूपन बॉन्ड। मतलब इसमें कोई कूपन नहीं है। इट विल बी इश्यूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। Issued at a discount and redeemed at par, which means if it is a 91-day T-bill, 91-day T-bill priced at $98.72, फेस वैल्यू समझ गया होगा। 91-day T-bill है जिसका प्राइस चल रहा है $98.72, फेस वैल्यू नहीं समझा? 100, फेस वैल्यू क्या है? 100, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स। आज अपने कितना देंगे तो कितने दिन बाद कितना मिलेगा? आज अपने 98.72 देंगे तो 91 डेज के बाद 100 मिलेगा, करेक्ट है। आज अपने 98.72 का बिल बाई करेंगे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट अपने को आज से 91 डेज के बाद क्या देगा? 100। ओके, सो इसको बोलते हैं पी फॉर कन्वीनियंस, इसको बोलते हैं क्या? एफ, पी एंड एफ, ठीक है। तो 98.72 पे कर रहे हैं और 100 मिलेगा। जो मैं बोल रहा हूं वो कैलसी पे करना नहीं है, केवल सोच के बताना है कि मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर अपने 98.72 को प्लस माइनस पीवी डाले, प्लस माइनस पीवी डाले कैलसी में, और 100 को एफवी डाले और एन को 1 डाले, एन को 91 नहीं, एन को 1 डाले, 1, और सीपीटी आई बाय वाई किए, सीपीटी आई बाय वाई किए, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 ईपीआर, ऑप्शन नंबर 2 ईएआर, ऑप्शन नंबर 3 एसएआर, ईपीआर। क्या था? इफेक्टिव पीरियोडिक रेट। ये इफेक्टिव रेट आ रहा है, बट अपने मान रहे पीरियड 91 डेज। वो जो 91 डेज है जो भी है, मैं उसको एक मान रहा हूं। यही तो होता है कि मैंने उस पीरियड को एक मानना, 91 डेज को, इसको मतलब आप उसको ईपीआर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ईपीआर कर लो। एक बार कैलसी में क्या आ रहा है? सेकंड क्लियर टीवीएम कर देना। तो 98.72 प्लस माइनस पीवी और 100 एफवी और 1 एन, सीपीटी आई बाय वाई क्या? 1.296। एक बार डेसिबल सब बढ़ा के रखो, डेसिबल बढ़ा के रखो इस टॉपिक पे सब जन, 4 डेसिबल करके रखो कम से कम, ठीक है ना। 1.296 करीब आया, ठीक है। ओवर देयर प्लीज, आप बताओ या यू क्वेश्चन क्या है, सुन लो, बैठो। 1.296% ना तुमको मेरे को विदाउट कैलसी बताना है, बोलने के फॉर्म में। हाउ टू कैलकुलेट दिस इन अ बीकॉम टाइप एग्जामिनेशन। Okay, I want to calculate this in a BCom type examination. स्ट्रेस मत लो, इजी स्टफ है, सोचोगे ठीक से हो जाएगा। नहीं हो पा रहे, ठीक है। और यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं, बोलो, बैठ बैठ। डिफरेंस अपॉन पीवी इंटू 100, 98.72 आज दिया और 100 मिलेगा, तो क्या कमाओगे? डिफरेंस। क्या लगा के? 98.72, तो डिफरेंस अपॉन पीवी इंटू 100, जो कि कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है यार। इतना पैसा दिया इतना मिलेगा, क्या कमाए? डिफरेंस डिवाइड बाय व्हाट? पीवी इंटू 100। चेक कर लो, चेक कर लो प्लीज। चेक कर लो इसका डिफरेंस। डिफरेंस तो ऐसे ही मुंह जवानी दिख रहा होगा। डिवाइड बाय पीवी। हाँ, एक मिनट, जस्ट 1 सेकंड कर लेने दो।
डिफरेंस डिवाइड बाय पीवी इंटू 100, सही है? ओके। ऑरिजिन क्या बोल रहा है? ऑरिजिन बोल रहा है कि सर रेशियो अगर निकालने, क्या बोल रहा है? रेशियो निकालने, निकालो रेशियो। 100 बाई 98.72, 100 डिवाइड बाई 98.72 इक्वल टू, और उसके बाद -1 ऑफ कोर्स इंटू 100, -1 इक्वल टू फिर इंटू 100। इधर ओके? हाँ वही एक्चुअली, उसी के आसपास का बात ही नहीं है, बिकॉज द फर्स्ट गाय सेड f minus p divide by what? P. This is what the first person said. The second person is saying that, sir, if I split it, it's f by p minus 1, na? It's math. f by p minus p by p. p by p is what? 1. Correct? ठीक, no issues. ये जो है ना 1.2976 जो आ रहा था, इसको इस चैप्टर में बोलते हैं होल्डिंग पीरियड यील्ड। क्या बोलते हैं? यानी मैंने जो तुम लोग को ईपीआर सिखाया था, इफेक्टिव पीरियोडिक रेट, उसका नाम इस चैप्टर में है होल्डिंग पीरियड यील्ड, एचपीवाई। क्या? एचपीवाई। लुक एट द वर्ड होल्डिंग पीरियड। इज इट फॉर द ईयर? नो सर। इफ द होल्डिंग पीरियड इज 91 days, इट्स फॉर 91 days. इट्स नॉट फॉर द ईयर, इट्स फॉर द पीरियड, होल्डिंग पीरियड यील्ड। बट इज इट द इफेक्टिव रेट? यस। फॉर द ईयर? नो, फॉर द पीरियड। करेक्ट है? तो आंसर क्या आया था बताना प्लीज? 1.296% करीब आया था अप्रॉक्स। ये आया था HPY। क्या आया था? HPY। ठीक है। अब पहली बात ये है, जब HPY निकालने बोलेगा एग्जाम में, तो तुम्हारा मन तुम कैसे निकालेगा? यू कैन डू डिफरेंस डिवाइड बाय PV, विच इज ऑल्सो फास्ट। यू कैन पुट 98.72 प्लस माइनस PV 100 FV 1N CPT I by Y. तो when I am saying it in two ways, I am not trying to confuse you. आई एम ट्राइंग टू जस्ट ओपन अप द थिंग दैट तुमको अपना देखना पड़ेगा कि भाई तुम कैसा निकालना चाहते हैं। तो मैं टॉपिक में 2-3 तरीके से हर चीज बताता हूं। अब वो डिपेंड करता है आदमी कितना अग्रेसिव वे से उसको पकड़ रहे और फिर घर पे सोच रहे। ठीक है? तो ये आ गया 1.296। अब दुनिया टॉक्स इन टर्म्स ऑफ एनुअल रेट, पीपल डू नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ HPY बिकॉज थिंग्स आर नॉट कंपेरेबल। तेरा होल्डिंग पीरियड 50 दिन, मेरा 90 दिन, इसका इतना दिन, कैसे कंपेयर करें? पीपल वांट टू टॉक इन पर एनम, वी वांट टू एनुअलाइज इट, वी वांट टू एनुअलाइज इट। मेरे को इसको एनुअलाइज करना है। ओके, अपने स्लो जा रहे हैं, इंटरैक्टिव जा रहे हैं, एनुअलाइज करना है। चलो प्लीज आप बताओ, आपको या तुमको बताना है? हाँ तुमको बताना है, इसको मेरे को एनुअलाइज करना है। ये 91 डेज का है, तो एनुअलाइज कैसे करें? ध्यान रखो, कोई एक तरीका नहीं है, जो भी तुम्हारे मन में आएगा वो राइट आंसर है। इसको एनुअलाइज करना है, इसको एनुअलाइज कैसे करें? बाकी लोग मन में सोच ले, प्लीज बोले नहीं। ये 91 डेज का है ना, तो मेरे को साल का चाहिए। ये 91 डेज का है, मेरे को साल का चाहिए। स्ट्रेस में मत आना मेरे पूछने से, तुम कॉमन सेंस लगाएगा बोल सकते हैं। ठीक है, चलो आपके लेफ्ट साइड में नो इश्यूज। ओके, थोड़ा अचानक से पूछा, वरी हो गया वो, आप बोलो। नहीं, द अदर फीमेल। या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 91 डेज का है, तुमको 365 डेज का बताना है। तुम जा रहा सही डायरेक्शन में, फिर कोई और दिशा में चल जा रहे हैं। यू आर थिंकिंग करेक्ट। ये 91 डेज का है, तुमको 365 डेज का बताना है। टीवीएम कुछ नहीं। हाँ बोलो आप। हाँ तुम बोलो। हाँ यूनिटरी मेथड। ठीक है, 91 डेज का इतना, तो 365 डेज का कितना? 365 बाई 91 इंटू 365 बाय 91 इंटू 365 बाय 91। इज इट ओके? इंटू 365 बाय 91 सही बोला। पर जब इंटू करे ना, इंटू व्हेन वी आर डूइंग इंटू 365 बाय 91, तो एक तरह से वो जो कंपाउंडिंग होता है उसका इफेक्ट नहीं लिया। उसका इफेक्ट ले लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया। कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं लिया ना, तो नहीं लिया। तो ये लोग बोलना चाह रहे हैं आप तो इनएक्यूरेटली कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली। तो उस केस में जब इनएक्यूरेटली कर रहे हो, तो 365 दिन का क्या होशियारी दे रहे हो? टोन सुनना। जब तुमको ऐसे ही करना है इंटू, तो 365 का क्या होशियारी मान रहा है? बिकॉज भोला भाला इंसान तो साल में 360 दिन बोलता है, नहीं क्या? या तो तुम भोला भाला है या तुम तेज है, दोनों में से एक डिसाइड कर लो। अगर तुम इंटू ही कर रहे है, तो फिर तुम 365 के भी लायक नहीं है। ठीक है, तो
यानी कि इंटू 360/91 किया जाता है और उसको बोलते हैं मनी मार्केट यील्ड। क्या बोलते हैं? मनी मार्केट यील्ड में HPR को साल में भेजेंगे इंटू से। किससे? इंटू से। दैट्स द फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज। और जब साल में भेजेंगे तो 360 के हिसाब से, किसके हिसाब से? 360 के हिसाब से, उसको बोलते हैं मनी मार्केट यील्ड। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड मनी मार्केट यील्ड? बिकॉज ट्रेजरी बिल, एज द फर्स्ट गाय सेड, इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट और लॉन्ग टर्म? Short term. And you know that the market for short term fund is called what? Money market. And the market for long term fund is called what? Capital market. Money market is the market for short term fund. Capital market is the market for long term fund. तो money market में लोगों का habit था कि लोग periodic return निकालते थे, फिर into 360 by number of days. हैबिट बन गया। तो जिस चीज में एक हैबिट बन गया ना, उसमें नाम क्या हो गया? मनी मार्केट यील्ड। ओके, मनी मार्केट वाला यील्ड है यार। यहाँ पे 360 को मल्टीप्लाई करके बाय 91 किया हुआ है। सब चीज तो अराइज हुआ है ह्यूमन बींग्स द्वारा ही ना, ठीक है? तो मनी मार्केट यील्ड, MMY, व्हाट इज इट? MMY, मनी मार्केट यील्ड। इसमें कितना मिस्टेक्स है? 2। पहला इनटू किया हुआ है, पावर नहीं किया, और दूसरा क्या? 360 डेज। सही है, 360 डेज। अब है, अगर अपने इसको एकदम एक्यूरेटली करना चाहते हैं, साल का पर एनम रेट कंपाउंडेड एनुअली, साल का पर एनम रेट कंपाउंडेड एनुअली, यानी 1.296% कोई 91 डेज में री इन्वेस्ट करता रहेगा, तो साल में क्या ब्याज कमाएगा पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, जिसका नाम था EAY। क्या नाम था? EAY। ओके, वो EAY जो है वो कैसे निकलेगा, वहां पे एक जन बताना चाह रहे हैं, और कोई? 1.296% 91 डेज का है, तो साल का इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा? ठीक है, एक जन वहां बताने, और एक जन आप भी बताना चाह रहे हो। ओके, 3-4 जने, ठीक है, ओके, ठीक है, तुम बोलो बीच वाले। हाँ, क्या कैलकुलेटर के वे में बताओ? बहुत बढ़िया है, वो कैलकुलेटर के वे में बताना चाह रहा है, दैट इज वेरी गुड। बोलो। 1.296 को बोला I/Y डाल देंगे, करेक्ट। कितना बोला? 4N। 4 कहां से आया? नाइन्टी वन का 4 टर्म लेंगे तो शायद 364 होता है। हाँ, क्यों अप्रोक्सीमेटली? कॉम्प्रोमाइज क्या है तुम्हारे हाथ में? कैलसी है ना? 3। अभी एक्यूरेसी पहुंचना माउंट एवरेस्ट वापस। हाँ, तो ठीक किया। वो बोल रहा है 365/91 को एंड डालेंगे, 365/91 को एंड डालेंगे, मैंने कैलसी में डाल रहे हैं नंबर ऑफ 91 डेज इन ईयर, नंबर ऑफ 91 डेज इन ईयर इज 365/91। पहले वो 4 बोल रहा था, मोटा मोटी ये बात कर रहा था कि 91 डेज का, तो 4 ठीक ही बोल रहा था वैसे, बट आई वांटेड द एक्यूरेट आंसर, तो बोला 365/91 को क्या डालेंगे? एंड। कंटिन्यू, आगे बोलो। 98.72 को PV, 98.72 को PV, ठीक है, फिर CPT FV, उससे फ्यूचर निकल गया। ओके, वो बोला 98.72 को PV डाले, उससे FV निकालेंगे, FV निकाल के उसको STO1 ले लेंगे, कोई हर्ज नहीं। आगे माने उसका HPY निकाल देगा। हाँ, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। एज अ थॉट, वेरी गुड थॉट, जैसे क्लास में बैठे हुए दिमाग चलना चाहिए, गलत नहीं बोला। वो ये सोचा कि 98.72 साल के एंड में कितना बन जाएगा, उसके माइंड में ये चल रहा था, तो 98.72 PV। फिर ये सोचा साल माने क्या, तो साल माने नंबर ऑफ पीरियड्स, और पीरियड्स तो एक तो पीरियड 91 डेज है, तो बोला कितना पीरियड्स है, तो ही पुट 365/91। होल थिंग इज गुड, द ओनली इंप्रूवमेंट इज 98.72 को उसको बख्श देना चाहिए 100 के हिसाब से। किसके हिसाब से? 100। मतलब सोचो 100 रुपये, बिकॉज 100 के हिसाब से डालेगा तो जैसे ही 100 रुपया कितना बन गया निकालेगा ना, सपोज वो बन गया 107.2, तो 7.2 इज द आंसर। इफ यू पुट PV एज 100, इट्स नॉट दिस 100, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 100, प्लीज लेट्स नॉट बी कंफ्यूज्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल 100 जो होता है, बिकॉज परसेंटेज पर 100 ना, तो 100 को PV डाल दे तो आंसर आ जाएगा। ट्राई करो तो प्लीज करो। सेकेंड क्लियर, TVM आप लोग को डालना है 100 ± PV, 100 ± PV और 1.296 I/Y, और आपको डालना है 365/91 इक्वल टू N, 365/91 इक्वल टू N, और उसके बाद CPT FV।
तो 105.3 कुछ आया होगा। देखो अगर डालोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, अगर है कैल्सी तो प्लीज डू इट। आपको डालना था 100 प्लस माइनस पीवी, उसके बाद 1.296 आई बाय वाई, उसके बाद 365/91 इज इक्वल टू व्हाट एन, और सीपीटी व्हाट एफ वी। तो 105.3 करीब आया, तो वो जो 5.3 आया दैट इज व्हाट ई ए वाई, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। इफेक्टिव एनुअल यील्ड। एक सेकेंड, वहां पे स्टूडेंट जो और हाथ उठाया था, तुम ऐसे बोलना चाह रहे थे या कोई और तरीके से? हाँ, तो वो बोल रहा था नॉर्मल मैथ्स के तरह से कि 1 rupee becomes 1.01296, isn't it? 1 rupee becomes 1 plus r, that is 1.01296 after 91 days. तो therefore after a year he is saying power 4, फिर से वो 4 अप्रॉक्स बोल रहे हैं, 4 के बदले क्या आएगा 365/91, है ना, और फिर -1, करेक्ट। इसको करने से तुम्हारा वही प्रैक्टिस हो जाएगा, y पावर x वाला बटन। चलो प्रैक्टिस करते हैं, पहले इसको डालो STO1 में, 365/91 इक्वल टू STO1 करो, 365/91 इक्वल टू STO1, उसके बाद 1.01296 y पावर x RCL1 इक्वल टू, फिर -1, फिर इक्वल टू, फिर इंटू 100, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, 5.3%, 5.3%। दोनों तरीके में से एक तरीका तुम लोग को चुनना पड़ेगा। ज्यादातर लोग को वो कैल्सी वाला तरीका ज्यादा सूट करता है, आई एम बीइंग फ्रैंक अबाउट इट, ठीक है। कैल्सी वाला तरीका कि सर 100 रुपया का फ्यूचर वैल्यू एकदम बेस्ट है, ठीक है। तो रिमेंबर अपना जो फर्स्ट चैप्टर में सबसे मेन लर्निंग था वो ये, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होता है, नंबर ऑफ पीरियड्स। आई का मतलब साल का रेट नहीं होता है, पीरियोडिक रेट ईपीआर होता है। वो मेन पिलर है ऑफ 100 को डाल के साल के एंड में कितना बन रहा है, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन विच मेथड विल डू, दैट्स ईएआर। व्हाट इज इट? ईएआर, ठीक है। क्या क्या हो गया? एचपीवाई होल्डिंग पीरियड यील्ड, वो जो 1.296, उसके बाद इनटू करेंगे 360/91, दैट वाज व्हाट एमएमवाई। एमएमवाई का फुल फॉर्म मनी मार्केट यील्ड, और तीसरा था पूरा साल का इफेक्टिव लेंगे तो व्हाट ईएवाई। वो ईएवाई दो तरह से निकाल सकते हैं, करेक्ट है, ईएवाई दो तरह से निकाल सकते हैं। अब लिसन, जो कूपन बियरिंग बॉन्ड्स होते हैं ना, कूपन बियरिंग बॉन्ड्स, दे पे कूपन सेमी एनुअली जनरली। कूपन बियरिंग बॉन्ड्स 10 साल का बॉन्ड है, बाई करोगे 6-6 महीने में कूपन मिलता है। तो इन दैट केस अगर अपने इस यील्ड को उस यील्ड से कंपेयर करना चाह रहे हैं, इस यील्ड को कूपन बियरिंग बॉन्ड के यील्ड से कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो क्या होता है, वो जो कूपन बियरिंग बॉन्ड का यील्ड कैसा होता है, 6 महीने का यील्ड निकाल के इंटू 2, 6 महीने का यील्ड निकाल के इंटू 2। तो टाइप ऑफ एसएआर हुआ, 6 महीने का यील्ड निकाल के इंटू 2 कर रहा है, तो क्या चीज का फीलिंग आ रहा है, ईएआर का कि एसएआर का? एसएआर, बट अ स्पेशल एसएआर वेयर एम इक्वल टू 2, अ स्पेशल एसएआर वेयर एम याद है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ईयर इक्वल टू व्हाट 2। तो क्या हुआ कि एक बाजार में एक नया नाम आया, वो नया नाम आया बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। क्या नाम आया? बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। मतलब यार ये जो टी बिल है ना, टी बिल, इसका यील्ड मेरे को पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली के फॉर्म में बताना। ये जो आया यील्ड बॉन्ड टी बिल का, उसका यील्ड को प्लीज बता किस स्टाइल में, पर एनम कंपाउंडेड व्हाट सेमी एनुअली। बहुत ऑड लगता है कि जबरदस्ती इसको कंपाउंडेड सेमी एनुअली क्यों? तो जबरदस्ती का रीजन ये है कि जो बॉन्ड मार्केट है उसमें सारे के सारे बॉन्ड्स का यील्ड 6 महीने का डबल है ना, तो बोले हम लोग को वैसा ही चाहिए जिससे हम लोग कंपेयर कर सके। तो उसके लिए अपने क्या कर सकते हैं कि जैसे अभी तुमने ईएवाई निकाला था, ईएवाई क्या आया था, ईएवाई क्या आया था 5.30, है ना। तो तुम लोग कैल्शियम ऐसे 105.3 आया था, याद है क्या? तो ये बोलना सही होगा क्या, 100 रुपया 1 साल बाद 105.3 होता है, सही है, ठीक है। दूसरा लैंग्वेज क्या है, बोलना सही है, 100 रुपया 2 6 महीने बाद 105.3 होता है, इज इट करेक्ट? 100 रुपया 2 6 महीने के बाद 105.3 होता है। तो कैल्सियो तेरे को केवल ये समझाना है,
तुम्हारा 100 पीवी डाला हुआ है, 105.3 आई बाई वाई आया हुआ है, पर तुम्हारा एन डाला हुआ था 365 बाई एन, याद है? हम बोला जाए एन को 2 डाल दो, एन को 2 डाल दो, डालो 2n, जिलो किया हुआ है, माने 100 प्लस माइनस पीवी था, 105.3 क्या था एफवी, और 2n और सीपीटी आई बाई वाई, सीपीटी आई बाई वाई आया, वो जो आया सीपीटी आई बाई वाई, वो आया 6 महीने का ईपीआर, 6 महीने का ईपीआर इंटू 2, व्हाट इज इट? 5.23%. दैट्स कॉल्ड बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, दैट्स कॉल्ड बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, ठीक है ना, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, ठीक है। पावर वाले मेथड से 1.01296 को यूज करके वो कैसे करेंगे? ये जो बोर्ड पे रेड वाला दिया 1.01296, मेरे को ये यूज करना है, कैसे करूं? पावर में 182.5 बाय 91 होता ना, हाइट्स ऑफ गंदगी आ जा, 6 महीने में 182.5 डेज, शर्म क्या है? 182.5 बाय 91 कर दें और -1, तो 6 महीने का इफेक्टिव आ जाएगा ना, और वहां से इंटू 2 करें तो भी आएगा, करो एक बार, शर्म क्या है? 182.5 बाय 91, 182.5 बाय 91 इक्वल टू जो आया STO1, फिर 1.01296 y पावर x RCL1 इक्वल टू, फिर -1, फिर इक्वल टू, फिर इंटू 100, 2.61 आया, ये तो 6 महीने का आया, इंटू 2 5.23%, समझ गए? एक मिनट, तो क्या क्या शॉर्ट फॉर्म बताना, पहला शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूं HPY, और क्या था? MMY, और क्या था? EAY, और क्या? BY का फुल फॉर्म बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, ठीक है। फिर जो बेशरम होते हैं ना, पूरे बेशरम, उन्होंने एक और निकाला, क्या निकाला कि सर वो जो डिफरेंस है 1.28, उसको डिवाइड बाय 98.72, तो मुंह जवानी करना कितना डिफिकल्ट है ना, इससे बढ़िया 1.28 बाय 100, अरे 1.28 को डिवाइड बाय 100 कर, इट्स सो ब्यूटीफुल, 1.28%, ठीक है ना। एंड इफ यू डिवाइड 1.28 बाय 98.72, बोल नहीं पा रहे ना, ठीक है। तो वो बेशर्म लोग और एक निकाल दिए, 1.28 डिवाइड बाय 100, और उस बेशर्म को जब बोले अब साल का बना दे इसको, साल का बना, तो वो तो बहुत नीचे, धरती के नीचे चला गया है ना, तो सबसे खराब तरह से बनाएगा। कौन सा खराब तरीका था? इनटू या फैक्टर? इनटू, अरे बेइज्जत वाला तरीका है इनटू, और 360 या 365, 360, टोन नहीं समझ रहा है, बोल रहा नहीं तुम लोग, अरे सब खराब, सब गलत तरीका। यानी वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं F माइनस P डिवाइड बाय व्हाट? F, बिकॉज F राउंड फिगर है, फिर क्या? इंटू 100%, फिर इंटू क्या? 360 डिवाइड बाय व्हाट? N डिवाइड बाय 91। इसको बोलते हैं BDY, बैंक डिस्काउंट यील्ड। क्या? बैंक डिस्काउंट यील्ड। डिस्काउंट यील्ड इज अ परसेंटेज ऑफ face value, percentage of face value. It would be illogical for you to later on give a query as to, sir, why do they illogically divide by F? Because ये है इस तरह का। Discount yield is a percentage of face value. Discount yield is a percentage of face value. तो ये पांचवा शामिल हो गया पार्टी में, BDY। BDY बीच में केवल एक तो छूट गया, ध्यान हो तो। जब मैं उस फीमेल से पूछा था, the answer was 1.296 इंटू 365 बाय 91, याद आ रहा है? फिर अपने इसको 360 कर दिए थे, ठीक है, इसको 365 बाय 91। अब क्या है, लास्ट लाइन सुन लेना, जो फिक्स्ड इनकम है ना, फिक्स्ड इनकम माने बॉन्ड, वो बॉन्ड वाले पार्ट पे भी तो बॉन्ड है, वहां पे तो बॉन्ड ही बॉन्ड है फिक्स्ड इनकम में। यहां तो ये लोग छुआछुई कर रहे हैं, वहां पे जो ऑथर है और वहां पे जो बाजार है, वो लोग इसको BEY बोलता है। क्या बोलता है? BEY, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड। पर ये जो था, ये तो BEY किसी और चीज को बोला था, याद है क्या? किसको? पर एनम कंपाउंडेड व्हाट? सेमी एनुअली। तो सिलेबस पे 2 BEY हो गया, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड 2 ठो हो गया। एक तो हो गया पर एनम कंपाउंडेड व्हाट? सेमी एनुअली, और एक हो गया 1.296 इंटू 365 बाय 91।
द सेक्शंस दैट कम इन द पेपर दे आर डिफरेंट. क्यूएम का सेक्शन अलग आता है, फिक्स्ड इनकम का सेक्शन अलग आता है. देयर इज नो रीजन फॉर स्टूडेंट टू कंप्लेन दैट सर ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. ठीक है. तो when you do in the QM wala section, the answer got to be per annum compounded what? Semi-annually wala. When you do it in the fixed income wala section, it has to be 365 by 91 wala. Obviously मैं fixed income वाला section लिखाऊंगा भी नहीं अभी, मैं तो QM वाला ही section लिखाऊंगा, but ये आएगा बाद में. तो in that case एक बार mind में सुना हुआ है तो वहाँ पे absorption rate बढ़िया हो जाता है कि BEY में confusion है. Okay, there are different styles in which people use BEY. तो these are different types of yield, different types of yield. ये वाला पार्ट क्रैक करने का केवल एक ही तरीका है. when you revise at home, क्या? take a fresh page and think about a T-bill. 98.2 जा रहा है, 100 मिलेगा सपोज 100 डेज के बाद, 100 कंफ्यूजन 110 डेज के बाद. बस if you just take these 3 figures and then you think चल सब चीज कैलकुलेट करते हैं, and it takes 5 minutes or 7 minutes for you to master upon all the 5-6 things, you are comfortable, then questions. Problem कहाँ हो रहा है? इसका notes dictation बहुत brilliant नहीं हो सकता है because it's more intuitive ना. तो notes dictation cannot be very perfect. You'll have to always think, हाँ सर बता दिए, सर लिखाए भी है, पर अपने एक बार सर को follow नहीं करते. Don't follow me when you're doing at home. Command, take a fresh page, think about numbers and then you will find automatically तुम्हारे numbers आते जाएंगे. हाँ ये था ये था ये था. तुम हमेशा कॉपी खोल के मेरे को फॉलो करने की कोशिश करेगा ना, वहां तुम्हारा खुद का ब्रेन चलेगा नहीं. तो आई हैव सीन दिस, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विथ यू कि ये वाला पोर्शन कमांड कर सकते हो प्रोवाइडेड इस एटीट्यूड से करो. ठीक है. मैं तो ऑब्वियसली लिखाऊंगा ही बढ़िया से. करेक्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड. चलो लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड. तो इसमें यही वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं. एग्जाम्पल, consider a 91-day T-bill. Consider a 91-day T-bill of face value $100. 91-day T-bill of face value $100 trading at, of face value $100 trading at 98.65. प्राइस चेंज कर दिया मैंने. ट्रेडिंग एट 98.65. फुल स्टॉप. कैलकुलेट ऑल द टाइप्स ऑफ यील्ड. कैलकुलेट ऑल द टाइप्स ऑफ यील्ड. ठीक है. तो फर्स्ट वाला HPY. You can write the full form, holding period yield. HPY, holding period yield, equal to, इसका फॉर्मूला F minus P divide by P into 100 equal to 100 minus 98.65 divide by 98.65 into 100. कितना आ रहा है 4 डेसिमल प्लेस में? बाकी जो भी चेक कर लो. 4 डेसिमल प्लेस में 1.3685% लिख दो. 1.3685% और बगल में लिख रहा हूं फॉर 91 डेज. ये साल का है ही नहीं. Bracket में if you want to write, it is the EPR. It is the EPR for 91 days. It is the EPR, effective periodic rate for 91 days. EPR for 91 days. Next line, Calci. Calci पे कैसे करेंगे? ये नोट्स वाइज ही कर रहे हैं. ठीक है ना. 98.65 प्लस माइनस PV 100 FV 1N CPT I by Y डैश. क्या आ गया? 1 पॉइंट क्या था वो? 3685%. 1.3685%. नेक्स्ट है MMY.
MM by money market yield equal to HPY into 360 by N. तो ये 360 डेज यूज करते हैं, तो ऊपर जो आया था 1.3685 इंटू 360 डिवाइड बाय 91, फाइव पॉइंट 4.4137%. ये पर एनम हो गया, पर एनम, और वैसे बोले तो इट्स पर एनम कंपाउंडेड एवरी 91 डेज. याद है ना, ये SAR टाइप है. SAR में जो कंपाउंडेड लिखते हैं तो कंपाउंडिंग कर दिया कि केवल बोल रहे हैं. पर एनम कंपाउंडेड एवरी 91 डेज. इसमें कोई कैल्सी का बात नहीं आता, ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट, EAY इफेक्टिव एनुअल यील्ड. EAY इक्वल टू 1 प्लस HPY. बट अब जैसे अगर ये कोई फॉर्मूला यूज करेगा तो HPY डेसिमल में लेना है, या तो मेरे को लिखाना पड़ेगा 1 प्लस HPY बाई 100, विच आई डोंट वांट टू डिक्टेट. इस तरह डिक्टेशन नहीं होता है. 1 प्लस HPY मतलब आप 1 का फैक्टर बना रहे हो तो परसेंट उसको डेसिमल में लेके 1 प्लस HPY टू द पावर 365 बाय N माइनस 1. ओके, मतलब HPY का फैक्टर टू द पावर 365 बाय N माइनस 1. बट ये बहुत जन को डिफिकल्ट पड़ता है, तो यू विल हैव टू टेक अ कॉल वेदर यू वांट टू डू इट लाइक दिस. इक्वल टू 1.01 क्या था, 3685. 1.013685 to the power 365 by 91 minus 1. बाकी जन कर लो. पहले 365 by 91 को STO1 में डाल देना चाहिए. 365 by 91 STO1, उसके बाद 1.013685 उसका y पावर x, फिर RCL1, फिर इक्वल टू, फिर माइनस 1, फिर इंटू 100. बोलो क्या, 5.603%. 5.603% कैल्सी में मेथड 1 जो तुमको सूट करे. कैल्सी में मेथड 1 जो स्टूडेंट्स लोग बोले थे वो कर रहा हूं. 100 प्लस माइनस PV, और क्या है था 1.3685 I बाय Y. 365 डिवाइड बाय 91 इक्वल टू N. 365 बाय 91 इक्वल टू N. CPT FV. तो FV क्या आ रहा है देख लो. 100 प्लस माइनस PV 1.3685 I बाय Y, फिर 365 बाय 91 इक्वल टू N CPT FV. बताओ, 105.6032. 105.6032. Therefore EAY equal to 5.6032. ठीक है, दिस इज ओके, बट दिस इज नॉट ओके. वाई? अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट ओके, क्योंकि इसमें इसका मतलब मान रहे हो कि एग्जाम में जब EAY पूछेगा तो तुम लोग पहले HPY निकालेगा, बिकॉज तुम तो HPY यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे. तो वो पूछा EAY, तुम टाइम वेस्ट कर HPY निकालने में, तो दैट्स अ बैड वे ऑफ डूइंग द सम ना. HPY पता है तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स, इट्स परफेक्ट. बट HPY नहीं पता है तो HPY क्यों निकाले हम डायरेक्टली करेंगे. ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसे करेंगे. मेथड 2 तो घर पे आपको सोचना पड़ेगा मेथड 2 क्यों लाए बीच में, क्योंकि HPY के बिना निकालना है. तो मेथड 2 देखना, 100 प्लस माइनस PV, नहीं 100 नहीं, सॉरी क्या था वो, 98.
98.65 98.65 plus minus PV 100 FV 91 by 365 N. ओके, बिकॉज N को डाल दिए नंबर ऑफ ईयर्स, N को डाल दिए नंबर ऑफ ईयर्स से 6 महीना आधा साल होता है, क्वार्टर 0.25 ईयर्स होता है, ठीक है ना। और CPT I by Y कितना निकालो, 98.65 प्लस माइनस PV 100 FV फिर 91 by 365 इक्वल टू N और CPT I by Y. व्हाट इज द आंसर? 5.603. तो दैट्स एकदम परफेक्ट मेथड. द होल पॉइंट इज व्हाट इज द पीरियड. सर EAR जब निकालना है तो माई पीरियड इज व्हाट 1, माने 1 ईयर इज 1 पीरियड. तो आई वांट टू पुट N एज नंबर ऑफ ईयर्स. So 91 days is how many years? 91 by 365. So it is the most efficient way of doing the sum. जो method 2 है. फिर BEY माने bond equivalent yield. Bond equivalent yield उसमें लिखना पड़ेगा पहले सेंटेंस. इट इज द yield per annum. It is the yield per annum compounded semi-annually. It is the yield per annum compounded semi-annually. It is the yield per annum compounded semi-annually. इस पे सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा घर पे कि फालतू का कंपाउंडेड सेमी एनुअली कोई काम दाम नहीं है, ठीक है. कंपाउंडेड सेमी एनुअली वहां पे 1 सेकेंड एरो देखे. Calculate EPR for 6 months. Calculate EPR for 6 months and then into 2. Calculate EPR for 6 months and then multiply by 2. ये टोनिंग बढ़िया है. Calculate the EPR for 6 months and then multiply by 2. Calculate the EPR for 6 months and then multiplied by 2. ठीक है. तो इसमें मेरा तो एडवाइस ये रहता है BEY जो है ना वो उससे निकाल लेना चाहिए. EAY किससे? EAY. इट्स ऑलवेज गुड, सेफर है, बिकॉज अदरवाइज क्या पता क्या सिली मिस्टेक हो जाए, ठीक है. तो लिख देना वापस वहां पे एडवाइस डैश यू शुड कैलकुलेट BEY. You should calculate BEY using EAY. You should calculate BEY using EAY. Using EAY. नेक्स्ट लाइन लिख दो. BEY इक्वल टू, पहले विदाउट कैलसी कर रहा हूं, 1 प्लस EAY यानी साल का फैक्टर टू द पावर हाफ माइनस 1 द होल इंटू 2. ओके, 1 प्लस EAY साल का इफेक्टिव टू द पावर हाफ माइनस 1 द होल इंटू 2. तो अपने सम में 1 पॉइंट क्या था? 05603. क्या 5 पॉइंट क्या चल रहा था? 6032. तो 1.056032 to the power half minus 1 the whole into 2. 1.056032 to the power half minus 1 the whole into 2. Yes. 5.52 66 या 68% जो भी है, ठीक है. 5.52 68 या 66%. बट ये फैक्टर बनाने में ऐसा तकलीफ हो जाता है. तो कैल्सी वाइज 100 प्लस माइनस PV 5.6032 था क्या? वो EAY क्या था? 032 था. तो लिख दिया 105.6032 वॉट FV. तो बोलना चाह रहे 100 रुपया इतना बन जाता है, पर इतना बन जाता है कब? 2 पीरियड्स में बनता है. 1 साल में हम लोग उसको क्या लिख रहे हैं? 2 पीरियड्स. 2N CPT I by Y
जो आया इंटू 2, CPT I by Y इंटू 2, CPT I by Y इंटू 2, बताओ 5.5266 या 68% जो भी है, 5.5 to 68%. लास्ट, बैंक डिस्काउंट यील्ड, बैंक डिस्काउंट यील्ड, ये डिस्काउंट है ना, तो परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, तो इक्वल टू फॉर्मूला F माइनस P डिवाइड बाय F इंटू 100 इंटू 360 बाई N. तो आई टेंड टू रिमेंबर इट दिस वे, एक तो F से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा साल के लिए इंटू कर रहे हैं, और तीसरा 360 ले रहे हैं. तो एक तो मन में आ जाता है इसकी तरफ बेइज्जती, तो याद रह जाता है. एक तो डिवाइड F से कर रहे हैं, एक साल में जाने के लिए इंटू कर रहे हैं, और एक 360 ले रहे हैं. तो इन दैट केस इक्वल टू क्या था, 100 माइनस 98.65 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इंटू 365 बाय 91, सॉरी 360, क्या 5.3407% या 06% जो भी है, 5.3407%. ना फर्स्ट टाइम बताने में ये सारा क्या है, फिगर्स बहुत गंदे गंदे हैं ना, तो एग्जॉस्टिव होना ही है किसी के लिए भी, और एग्जॉस्टिव हुआ होगा, पर पकड़ना और कॉन्कर तो करना पड़ेगा इसको. तो अकॉर्डिंगली जब अपने मल्टीपल चॉइस से इसको करेंगे ना, तब स्ट्रेस होगा, बिकॉज तब तुरंत तुमको शिफ्ट होके निकालना पड़ रहा है बुद्धि, वहाँ पे पिकअप आएगा और पिकअप आना पड़ेगा. तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, आई टेक द नेक्स्ट क्लास टू गो थ्रू द मल्टीपल चॉइस एंड री एक्सप्लेन. ठीक है ना, ओके.